हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन श्री से कंप्यूटर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करवा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है, इसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इसको दूसरे भाषा में जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर विद्युत के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी गति धीमी होती है, लेकिन अम, इस इसका प्रयोग विद्युत एनालॉग के रूप में किया जाता है। तो इसकी गति धीमी होती है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन स्कैनर क्या है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं स्कैनर क्या है। तो ये इतना लंबा लिखने से बढ़िया आप अच्छा है आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, लेकिन आप सेमेस्टर एग्जाम में जब लिखें तो अपने हिसाब से छोटा लिखें, अच्छा लिखें, अच्छा अच्छा शब्द का उपयोग करें। जैसे इसमें दिया गया हम लोग स्कैनर क्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। तो स्कैनर वस्तु अथवा अभिलेख की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट कर देता है। अब इतना लिखने से अच्छा लिख सकते हैं आप लोग, जैसे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह आकृतियों को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर लेता है। फिर उस आकृति को हम लोग कंप्यूटर के सहारा से चेंज भी कर सकते हैं, और फिर उसी को हम प्रिंट के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं। प्रिंटर इसका कार्य करता है। ठीक इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो किताबी भाषा में जैसे इस तरीके दिया गया, इस प्रिंटर आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचयन यानी सेव कर लेते हैं, जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा भी होता है, जिसके द्वारा स्कैन करके पूरा एक एक शब्द को कंप्यूटर में सेव किया जाता है, जो आकृति को देखता है तथा प्रतिरूप समेत इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रवाहित कर देता है, यहाँ जहाँ यह संचयन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग स्कैनर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, केंद्रीय संसाधन इकाई क्या, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग जैसे लिख सकते हैं, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आसान भाषा में लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को हम लोग सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये एलयू द्वारा प्राप्त डाटा को प्रोसेसिंग करने का, अपने कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग करने का कार्य किया जाता है। प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया सीपीयू के माध्यम से की जाती है। इस तरीके से आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आप लोग इतना बड़ा लिखने चले परीक्षा में लिख रहे हैं तो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग अपने हिसाब से लिखिए, पढ़िए पूरा, लेकिन लिखिए अपने हिसाब से। जैसे कि सीपीयू सीपीयू एक कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला डिवाइस होता है। जैसे आप लोग समझिए, इसको मस्तिष्क बोल सकते हैं। ठीक, जो एलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर को डाटा द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर उपयुक्त द्वारा प्रयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार सीपीयू इकाई में प्रोसेसिंग की जाती है। केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू भी इसे सीपीयू कहते हैं। जैसे नहीं तो इसे आसान भाषा में इतना भी लिख देंगे आप तो लोग सही हो जाएगा। जैसे केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ पर सूचनाओं की गणना तथा उसका विश्लेषण किया जाता है। इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, सीपीयू का सही हो जाएगा क्वेश्चन हम लोगों का, इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, फिर सीपीयू केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए। संरचना इसकी पूछ रहा है, सीपीयू के भागों एवं कार्यों के बारे में पूछ रहा है। जैसे हम लोग जैसे आगत इकाई, निर्गत इकाई तथा केंद्रीय संसाधन इकाई के
संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर निर्मित होता है। यानी एक एक हार्डवेयर के द्वारा सीपीयू का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब हम आगे लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे प्रारंभिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी, अथवा इसी को कह सकते हैं मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी। अब एक नियंत्रण इकाई होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है अंकगणितीय तर्क इकाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, इस 3 भागों में बांटा जाता है। इसकी मुख्य इकाई 3 है, जैसे प्रारंभिक यानी मेन मेमोरी, या फिर नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट, या एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय तर्क इकाई। इस तरीके से हम लोग इसके पाठ पुर्जों के बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है। जैसे जो डिस्क होता है उसमें डाटा को संचयन किया जाता है। अब मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है। इस डिस्क में मैग्नेटिक तथा ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध होते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जाता है, तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा तथा मिटाया जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं, जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने हेतु लेजर तथा मैग्नेटिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आप जितना डिस्क नाम सुनेंगे वो सब एक मेमोरी कार्ड यानी एक चिप टाइप होता है, उसमें डाटा को संचयन शिफ्ट किया जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ के अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर से क्या आप समझते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं पूछ रहा, सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, इसके कार्य को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों का प्रदान करते हैं। इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस तरीके से जिसे आप लोग कह सकते हैं हार्डवेयर, जो जिसे टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसे नहीं टच करते हैं वो सॉफ्टवेयर। लेकिन और इसमें आगे कुछ बढ़ा के जैसे दिया गया कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित यानी चलाया जा सकता है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर में आप लोग देख लीजिए, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटरों को चलाने तथा उसकी देखभाल करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तो जो उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं वो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इस तरीके से आप लोग सॉफ्टवेयर के प्रकार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जैसे दिया गया है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर। इस तरीके से अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। और अगला दिया गया है हम लोगों का इसके आधार पे हम लोगों का कंप्यूटर दो प्रकार का, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। अब इसको हम लोग इतना बड़ा ना लिख के इसको हम लोग कुछ छोटा पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या है, इस प्रकार के कंप्यूटर कई सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। जैसे आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डेटा का तैयार करना, उससे सूचना प्राप्त करना, प्रक्रिया भी। इस तरीके से आप लोग इतना ही लिख देंगे तब भी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आगे भी लिख सकते हैं, जैसे यह वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर डिजाइन इत्यादि कार्य संपन्न सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। ये कंप्यूटर अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना फेरबदल के कर सकते हैं। और जो विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर होता है, उद्देश्य के आधार पर है। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु किसी विकसित किए गए किसी विशिष्ट कार्य
को करने हेतु ही विकसित किए जाते हैं। जैसे कोई कार्य हो उसी कार्य के लिए विकसित किए जाते हैं वह, और इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है संलग्न जिसे एक से अधिक कार्य के करने की आवश्यकता हो गई तो उसमें हम लोग अधिक कार्य कर सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता है, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्ति के साथ संलग्न कर विकसित किए जाते हैं। इस तरीके से हम लोग इस उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों को प्रकार का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन है, आकार एवं क्षमता के तथा गति के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है कि आकार, क्षमता तथा गति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आकार एवं क्षमता गति के आधार पर वर्गीकरण, इस तरीके से आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। जैसे इसको निम्न भागों में बांटा गया: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और आगे दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिए दोस्तों हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे आकार, क्षमता तथा गति के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर को देख सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर होते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से माइक्रो कंप्यूटर को लिख सकते हैं। अब मिनी कंप्यूटर आकार, क्षमता, गति के आधार पर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े, तीव्र तथा महंगे होते हैं। थोड़ा सा इसकी गति तेज होती है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा। अगला जो ना मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर। चलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। अब एक सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर जो इस समय वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता प्रयोगता वाला कंप्यूटर है। कई सीपीयू होते हैं जो इसमें कई सीपीयू होते हैं जो समांतर क्रिया करने में सक्षम होते हैं। इन कंप्यूटरों में नॉन वॉन न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणाली उपयोग की जाती है तथा इसमें प्रत्येक संसाधक समांतर प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देशों प्रति सेकंड से अधिक कार्य कर सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखिए, यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से अधिक कार्य कर सकता है। इस तरीके से बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर एक प्रति सेकंड में कितना डाटा को एक साथ निर्देश कर सकता है। तो 1 करोड़ से अधिक इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन, तो इसको हम समझ सकते हैं लाइट पेन आसान भाषा में। इसको एक प्रकार से आप लोग इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखाई देता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इसे इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाता है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग लाइट पेन का आंसर लिख सकते हैं। जो स्कैनर में जो एक लाइट होता है उसी लाइट पेन के बारे में पूछा, जो लाइट जल के स्क्रॉल करके लेफ़्ट राइट करके हम लोगों का स्कैन किया जाता है, उसी लाइट स्क्रीन के बारे में यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी क्या है। ठीक, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी जो कीबोर्ड होता है आप लोगों का, उसी कीबोर्ड को अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी कहा जा सकता है। ठीक, अब हम लोग उसको जो समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे यह कुंजी पटल का केंद्रीय भाग होता है जिसमें वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक पूरा होता है और अंकीय नंबर 0 से 9 तक होता है, और तथा अन्य कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हैच हो गया, @ हो गया, डॉलर का निशान हो। इस तरीके से जो चिन्ह होता है हम लोगों का वह दिया रहता है तथा इसके अलावा शिफ्ट, इंटर, बैक स्पेस, टैब, ए स्कोप, अल्ट्रा इत्यादि कुछ विशेष कुंजियाँ भी होते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ऊपर हम लोगों को पूछा गया था अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ, यहाँ केवल न्यूमेरिक कुंजियाँ पूछा गया है।
यानी जो यह कुंजी पटल पर दाएं भाग में स्थित होता है। वह इसमें कुल 17 कुंजियां होती हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियां होती हैं, जिसमें से 4 कुंजियों पर दिशाएं व्यक्त करने वाले तीर होते हैं, एरो होते हैं, जो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, एरो होते हैं जो कर्सर को चलाने का कार्य भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंजियां भी होती है, जैसे हम लोगों का स्टार हो गया, प्लस हो गया। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिक कुंजी, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी टोटल आ जाता है, जो न्यूमेरिक कुंजी जो हम लोगों का 17 कुंजी टोटल होता है, 1 से 9 तक अंक होता है, और दाएं से बाएं जो ऊपर नीचे हम लोगों का कर्सर के कार्य करता है, उससे कुंजी को हम न्यूमेरिक कुंजी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हमका टास्क बार क्या है। कंप्यूटर इस कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है। विंडोज पर कार्य करते समय यह आसानी से स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है यहाँ या कोई विंडोज ओपन की जाती है, उसे रिप्रेजेंट करता है, यानी उसे दिखाता है। आइकन्स इस टेक्स्ट बार को दिखाई देता है। जैसे जो यहाँ पर हम लोगों का कंप्यूटर नीचे होता है, जैसे यहाँ स्टार्ट बटन होता है, उसके बगल में जो फोल्डर्स खुले होते हैं उनको दिखाई देता है। यही टास्क बार बोला जाता है। ठीक है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे विंडोज प्रोग्राम के माध्यम स्विच स्विच ऑर्डर करने हेतु टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकन्स को क्लिक किया जाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे टास्क बार प्रोग्राम या विंडोज के आइकन्स पर माउस से राइट क्लिक करने पर, क्लोज एक्स ऑप्शन पर क्लिक करने पर पर्टिकुलर फाइल प्रोग्राम विंडोज क्लोज हो जाती है। इस तरीके से, और इसमें पर्टिकुलर आइकन्स भी टेक्स्ट बार में डिस्प्ले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, फाइल्स एवं फोल्डर्स को समझाइए। फाइल एवं फोल्डर को समझाइए। फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल किसी सहायता भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रहित रूप होता है। इसे फाइल्स बोला जाता है। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की मूल इकाई है, और इसमें जो प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनते हैं और प्रयोग करते हैं, वे भी फाइल्स ही होते हैं। अब ठीक इसी समस्त प्रोग्राम भी फाइल्स होते हैं। ठीक है, कोई फोल्डर बहुत सी फाइलों एवं अन्य फोल्डरों का संग्रहण यानी सेव करता है। विंडोज में फाइलों को प्रतीक चिन्ह आइकन्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक हम लोगों का फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल्स को रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, फाइल्स फोल्डर के अंदर फाइल्स कार्य करता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे आप लोग इसको माउस होता है, जो स्क्रीन होता है, उसके कहीं एक खाली स्थान पर राइट क्लिक करिए, राइट नहीं लेफ़्ट क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा। उस विकल्प पर आप लोग क्लिक करिए। विकल्प करने के बाद एक कोडिंग मेनू दिखाई देगा। ये कंप्यूटर आता तो आप लोगों को बेहतर तरीके से हम बता सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम कंप्यूटर पे ले गए तो। ठीक है, आप लोग जैसे यहाँ पे दिया गया है उसके माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। जैसे अपने डेस्कटॉप के किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, इस डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के तरीकों को अपने सेमेस्टर एग्जाम में, बस आपको वही सीखना है। ठीक है, अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इसकी स्क्रीन पर एक कनेक्टिंग मेनू, ये दायां नहीं बायां बटन होगा यहाँ पे। ठीक, इस मेनू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प झरना यानी स्केचिंग मेनू दिखाई देगा। उस पर आप लोग क्लिक करिए, एक फोल्डर का बन जाएगा। आप फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, फैक्ट्स की विशेषता बताइए। तो फैक्ट्स क्या होता है, जैसे नहीं आप लोग बोलते हैं कि फैक्ट्स
आपका फ़ोन में क्या फैक्ट्स आया है, उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फैक्ट्स क्या है। ये सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिपि, मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फ़ोटोकॉपी के रूप में स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई तथा हस्तलिपि संदेशों को अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। इसे फैक्स कहते हैं। ठीक इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोग का स्मृति मेमोरी से आप क्या समझते हैं, इसकी क्षमता को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम आंसर लिख सकते हैं। जैसे मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिसका पालन कंप्यूटर सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू का सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्यतः मेमोरी कहा जाता है, और जो साधन बैकअप भंडार का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम्स और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आप लोग स्मृति को समझ सकते हैं। नहीं तो हम अब स्मृति की क्षमता क्या होती है, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाओं सर्वप्रथम स्मृति की जाती है। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई सीपीयू का एक ही भाग होता है। स्मृति के अक्षरों को बाइट्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग इसे मेन पॉइंट बना के आप लोग अंडरलाइन करके इसको लिख सकते हैं। स्मृति में अक्षरों को बाइट्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। प्रत्येक बाइट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचयित होता है। स्मृति में संग्रहण हेतु अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई बाइट होती है। बाइट के द्वारा ही नापा जाता है। जैसे स्मृति का आकार निम्नांकित अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, या एक बाइट बराबर 8 बिट बोल सकते हैं। हम एक दिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कि एक निब्बल बराबर कितना होता है। देखिए आज हम लोगों से निब्बल में 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है। ठीक इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स, और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, या इसको 10,48,576 बाइट्स बोला जा सकता है। ठीक अब 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। ठीक 1 टेराबाइट क्या होता है 10 की घात 12 बाइट्स। इस तरीके से आप लोग इसको आप याद रख सकते हैं। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। आगे भी आने वाले पेपर्स में आप लोगों को काम देगा अगर आप लोग इसको याद किए रहेंगे तो। ठीक है अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो प्रयोग में लाया जाता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। यानी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो उपयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। कार्यालय का वेतन तैयार करना, जैसे रिपोर्ट छापना, स्टॉक का विवेचन करना आदि विभिन्न कार्य करने हेतु सॉफ्टवेयर बताया जाता है। ठीक है इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को 2 भागों में, जैसे अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर होते हैं, और एक होते हैं विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर यानी जनरल, तो एक स्पेसिफाई। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से 3 विशेष भाग होते हैं, जैसे इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग और आउटपुट उपकरण। कंप्यूटर की यही मुख्य 3 भाग ही होते हैं। सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इस तरीके से इन 3 मूल भागों के अलावा कंप्यूटर में द्वितीयक संचयक उपकरण, इन्हें पूरक संचयक या सहायक संचयक के संदर्भ में लिया जाता है।
संचयक उपकरण भी कहा जाता है, जिन्हें आंकड़ों के संचयन एवं दीर्घकालीन आधार पर निर्देश हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के कार्य पद्धति को लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। फिर वही सीपीयू आ गया हम लोगों का। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की भांति कार्य करता है। यह कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक स्मृति का मेल है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या है। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव, जैसे हम लोग डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव, विंडोज एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पक्ष इसके लचीले गुण होते हैं, जिसके कारण उपयोग करने वाला व्यक्ति डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के और निम्नलिखित हैं, जैसे डेस्कटॉप के अवयव क्या है, जैसे माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, स्टार्ट मेनू हो गया, शॉर्टकट्स की हो गया जो माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेस, टास्क बार, फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये हम लोगों का जो डेस्कटॉप होता है उसके अवयव हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोगों को परीक्षा एग्जाम में अगर इतना भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आप लोगों का सही माना जाएगा। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव तो यही तो हैं, ये अगर नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे रिसाइकल बिन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का आप लोग नाम तो पहले ही सुना होगा, जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। इसको हम लिख सकते हैं जैसे रिसाइकल बिन को खोलकर इसमें कंटेक्स्ट को भी देखने हेतु डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो रहे रिसाइकल बिन के आइकन्स पर डबल क्लिक करें। इस तरीके से, ठीक, रिसाइकल बिन में डाली गई फाइल्स फोल्डर जब तक वहाँ स्टोर रहती हैं तब तक उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है। यह जब तक कि वह हार्ड डिस्क पर उपलब्ध स्पेस का निर्धारित प्रतिशत स्पेस नहीं ले लेती। इस तरीके से हम लोग इसको रिसाइकल बिन को समझ कर, जैसे रिसाइकल बिन से हम लोग जो हम लोगों का डाटा है उसको हम रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक, अगर रिसाइकल बिन से हम लोग का डिलीट किया जाएगा तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है डाटा। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया जैसे इंटरनेट का कार्य प्रणाली को समझाइए। इंटरनेट का कार्य प्रणाली क्या है। जैसे हम लोग संपूर्ण संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व तो नहीं होता है। यानी यह पूरे संसार में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर सभी लोग कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट नियंत्रण ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्वर्स, जिन्हें आम बोलचाल में आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको यानी कि आईपीएस कहते हैं, नियुक्त हुए हैं। भारत का प्रमुख आईपीएस यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी वीएसएनएल, एक बीएसएनएल होता है वो नहीं, वीएसएनएल विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनियों को कनेक्शन प्रदान करता है जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इस तरीके से हम लोग इंटरनेट कार्य को समझ सकते हैं। ठीक, इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि प्रयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन के अंतर्गत अपने कंप्यूटर से अपने आईपीएस द्वारा दिया गया एक विशिष्ट टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब यह फ़ोन दिए गए नंबर्स पर मिल जाता है तो प्रयोगकर्ता तथा आईपीएस के कंप्यूटर परस्पर जुड़ जाते हैं और प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर परोक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब प्रयोगकर्ता इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर
उससे जुड़ सकता है, डेटा का लेन देन कर सकता है। इस तरीके से हम लोग इंटरनेट को लिख सकते हैं। इसको आसान भाषा में भी छोटे से रूप में आप लोग लिख देते। अगर इतना लंबा आप लोग लिखने लगे तो अपने सेमेस्टर एग्जाम में तो बहुत समय निकल जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन और छूट जाएगा। इसलिए आप लोग अब इसमें से जो मेन पॉइंट है उसको आप लोग लिखिए अपने सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। कि जो हम लोगों का ये होता है इंटरनेट, इसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, जैसे 23वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं? तो मुख्यतः 5 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक लाइन प्रिंटर होता है, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक पेज प्रिंटर होता है, एक डायरेक्ट प्रिंटर होता है, एक मैट्रिक्स प्रिंटर। नहीं तो आप लोग सीधा कह सकते हैं एक नॉन प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के मुख्य भाग के क्या कार्य हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुख्य भागों के कार्य क्या क्या? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउज़रों के मुख्य भागों का कार्य। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार द्वारा आप वेबसाइट्स को के एक या एक पेज अथवा लिंक को सामने ला सकते हैं। पेजों को डिस्प्ले होने से रोक सकते हैं। मनचाहा वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। और आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं, एक्सप्लोरर में जैसे होम पेज को निर्धारित कर सकते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री कस्टमाइज कर सकते हैं, ईमेल सुविधा को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? जैसे आप लोग फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, उसमें एक हम लोगों का आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है, तो उसी को हम लोगों का लिखते हैं कि इसके फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग क्या है, इसका क्षेत्र कितना बड़ा है। इसी को हम लोगों का सेमेस्टर एग्जाम इसको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। जैसे हम फेसबुक लिख सकते हैं, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन्स पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा इस अकाउंट की मदद से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है, ठीक। इस तरीके से हम लोग फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग को लिख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे सोशल नेटवर्किंग क्या है? सोशल नेटवर्किंग पूछ सकता है, केवल सोशल नेटवर्किंग क्या? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्रायः वह सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जो एक साधारण व्यक्ति का सामाजिक परिवेश होता है। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट एवं वेब पेजों के माध्यम से जन सामान्य से जुड़े होते हैं तथा सूचना अथवा संदेश को आपस में फैलाते हैं, तो वह प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। जैसे सोशल नेटवर्किंग का आप लोगों का हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इस तरीके से हम लोग ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे क्लिप्ड डिस्क से आप क्या समझते हैं? क्लिप डिस्क क्या है? यह ग्रामोफोन रिकॉर्डर की तरह प्लास्टिक की बनी गोल प्लेट होती है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। लचीली प्लास्टिक यानी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनी होने के कारण इनका नाम फ्लॉपी डिस्क कहा गया। फ्लॉपी डिस्क, फ्लाई डिस्क, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब जैसे फ्लॉपी डिस्क क्या है, यह पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इसके ऊपर एक मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इसी मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत के कारण इस प्लास्टिक पर आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। यह प्लेट मोटे प्लास्टिक के खोल में बंद रहती है ताकि प्लेट को कोई नुकसान न पहुंचे, ठीक। क्लिप सूचनाओं संग्रहण, अध्ययन तथा स्थानांतरण का कार्य करती है। इस तरीके से हम लोग फ्लाइट डिस्क को लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को आप क्या समझते हैं? हार्ड डिस्क एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। जो हमें टू कॉपी यानी एक पेज के रूप में होता है, वो हार्ड डिस्क
हार्ड डिस्क होता है। हम लोग समझ सकते हैं जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है। यह क्लिप डिस्क के समान होती हैं किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती हैं। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें क्लिप डिस्क हम हार्ड डिस्क बोले, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं बोल। तो इसलिए इन्हें क्लिप डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया सकता। हार्ड डिस्क हार्ड कॉपी होता है, ठीक। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्कों जैसी धातुओं की बनी कई डिस्कें एक के ऊपर एक समांतर रूप में एक साथ लगा दी जाती हैं, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है, ठीक। इसी को हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव कह सकते हैं। जैसे इसको हम लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं, जैसे इसमें डाटा को संग्रहण किया जाता है। अब जो यह होता है हार्ड डिस्क हमारा, यह अस्थायी रूप से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव लगा होता है, ठीक। यह फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता, वह अस्थायी रूप से यानी परमानेंट रहता है, ठीक। इसको हम लोग इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का है ईमेल। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जो बचा क्वेश्चन है 29 से आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है अगली वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।